तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आरसी एकेडमी कोचिंग संस्थान देहरादून में। तो आज हमारे जो 45वां प्रैक्टिस सेट है उसका जीएस के क्वेश्चन लेकर आए हम 71 से लेकर और 100 तक के जो क्वेश्चन है ये जीएस के। इसमें कुछ करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब मिक्स है। बाकी इससे पहले आपने उत्तराखंड की क्लास देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी वो उत्तराखंड की देख लेना। 31 से 70 तक आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से सही मिलान कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। देखो भाई, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र में हम उन वस्तुओं को रखते हैं वो जो वस्तुएं हमें सीधे सीधे प्रकृति से प्राप्त होती है, जैसे पानी हो गया, कोई अनाज हो गया, है ना, जल हो गया, अनाज हो गया आपका, तो सारे फसलें हो गई, तो उनको जिसको हम प्रकृति से सीधा सीधा प्राप्त करते हैं उनको प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। तो यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो जो शिकार है ये प्राथमिक क्षेत्र का है, तो शिकार आपका प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा, है ना। पहले का तीसरा सही है। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि ऐसी चीजें जो हमारे प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होती है और उनको जो है हम द्वितीय क्षेत्र में कन्वर्ट करके बनाते हैं, जैसे बिजली बना ली हमने पानी से, तो द्वितीय क्षेत्र में चले जाएगा, है ना। या कोई फसल है, कुछ फसल से कोई चीज बना दी जाए, अनाज से कुछ और चीज बना दी जाए तो द्वितीय क्षेत्र में चली जाएगी, है ना। तो ऐसी चीजें द्वितीय क्षेत्र में आती है, जैसे गन्ने से हम चीनी बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखना आप लोग, तो यहाँ पे चटनी लिखा है, तो जैसे टमाटर है तो टमाटर है, सेब है, तो उनसे ही हम क्या बनाते हैं, चटनी। तो टमाटर सेब प्राथमिक में आ जाएगी, लेकिन उससे हमने चटनी बनाई टमाटर से, सेब से या किसी भी चीज़ से, तो वो द्वितीय क्षेत्र में चली जाएगी, ये देखो। और तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, जो सेवा वाले क्षेत्र, जैसे हॉस्पिटल है, आपके डॉक्टर बैठते हैं हॉस्पिटल में सेवा कर रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है तो वो भी सेवा कर रहा है, कोई कानूनी सहायता दे रहा है, कोई वकील, वो भी सेवा क्षेत्र में है, तो ये हो जाएगा आपका। तो आपका पहले का तीसरा है और दूसरे का आपका पहला है ना। तो पहले का तीसरा है और पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा है, ठीक है ना। तो बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है इनमें से। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे वर्षा, तूफान, बादल, कोहरा इत्यादि क्षोभ मंडल में घटित हो। देखो ये पृथ्वी के सबसे नजदीकी जो है परत होती है क्षोभ मंडल, है ना, ट्रोपोस्फेयर। और ये ट्रोपोस्फेयर में ही क्या होता है, जैसे वर्षा भी होती है, तूफान भी होता है, बादल, कोहरा, ये सब यहीं पे होती है। तो बिल्कुल एकदम सही है। दूसरा है बी ऑप्शन है, वायुयानों को उड़ाने के लिए समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर जो है सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ये भी सही है जो वायुयान है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे क्षोभ मंडल में क्या होती है, वर्षा है, धूल है, बादल है, तो इसलिए यहाँ पे जो है वायुयान उड़ाना ठीक नहीं है। इसके ऊपर जब चली जाती है तो आपका इसका ऊपर जो जहाँ पे बादल वायु नहीं होगी वो कहाँ पे नहीं होते, समताप मंडल में एक जैसा जो है टेम्परेचर भी, मतलब टेम्परेचर तो अलग रहता है लेकिन एक जैसा मौसम रहता है, तो इसलिए यहाँ पे वायुयान उड़ाने के लिए ठीक हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल एकदम सही है। रेडियो, टीवी, दूरसंचार आदि का प्रसारण के लिए रेडियो तरंगों का आयन मंडल से पुनः परावर्तन कर पृथ्वी पर लौटती है। तो जो रेडियो तरंग है ये बिल्कुल एकदम जो है क्या होती है, जो आपका आयन मंडल है यानी कि आयनोस्फीयर है, यहीं से ही रेडियो तरंगें लौटती है, जो जिससे हमारा रेडियो है, टीवी है, ये सारी चलती है। तो ये भी एकदम सही है। तो सारे के सारे सही है ये, तो डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। कौन सा कथन इनमें से निश्चित रूप से सत्य है, जरा देखें क्या कह रहा है। भारत में पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 तक था और इन्होंने भारत में, इनको जो है भारत में पुलिस सेवा का क्या माना जाता है, जनक, क्यों इसी समय जो है पुलिस सेवा को स्टार्ट किया गया था भारत में, है ना, कॉर्नवालिस के टाइम में। दूसरा, बनारस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी 1791 में। वैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही टाइम में हुआ था, है ना, और जोनाथन डंकन ने क्या किया था, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की महाविद्यालय की क्या की थी, स्थापना की थी 1791 में, और क्या कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। तो ये भी बिल्कुल एकदम सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा है, भारत में प्रशासनिक तथा सिविल सेवा का जनक सर जॉन सॉर को माना जाता है। ये गलत है। जो सिविल सेवा का जनक है वो भारत में किसको माना जाता है, तो ये भी आपको किसको माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सिविल सेवा का जनक भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो ये तीसरा गलत है, तो पहला और दूसरा सही है भाई। तो केवल पहला और दूसरा सही है। हमने क्या ढूंढना था कि कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, तो पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है, तो ए आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
1824 में बैरकपुर सैनिक विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? देखो एक तो बैरकपुर सैनिक विद्रोह तो एक क्या कहता है 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय मंगल पांडे वाला था, उसकी बात नहीं कर रहा है, दूसरे की बात कर रहा है, 1824 की बात कर रहा है। 1824 में सैनिक विद्रोह हुआ था। इस सैनिक विद्रोह में क्या हुआ था कि जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, जो हिंदू सैनिक जो थे अंग्रेजी सेना में, उनको मतलब तिलक लगाने के लिए जो है और धार्मिक वस्त्र पहनने के लिए मना किया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा, जिससे हिंदी के भारत के जो है जो हिंदू सिपाही थे वो भड़क गए थे। दूसरा इन्होंने क्या किया था, जैसे मुसलमान होते तो मुसलमानों का जो है मतलब दाढ़ी रखने का वो होता है अपने धर्म में, तो उनको दाढ़ी रखने के लिए जो है मना कर दिया, तो इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिक जो है भड़क गए थे और बैरकपुर जो है सैनिक विद्रोह हुआ था, बड़ा खतरनाक विद्रोह था। तो देखो जरा क्या कह रहा है इसमें कि कौन सा बैरकपुर सैनिक विद्रोह के लिए सही है। हिंदू सैनिकों को धार्मिक वस्त्र और तिलक लगाने से इनकार किया गया था, बिल्कुल एकदम सही है ये सही है भाई। दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को चर्च में जाने के लिए मजबूर किया गया था, ये बिल्कुल एकदम सही नहीं है, ये सही नहीं है भाई, है ना, पहले वाला सही है। मुस्लिम सैनिकों के वेतन में कटौती की गई थी, ऐसा भी नहीं किया गया था, तो मुस्लिम सैनिकों को बल्कि क्या किया था, दाढ़ी रखने के लिए मना किया गया था, है ना, तो आपका केवल ए सही हो जाएगा, पहला सही है, बाकी सभी क्या है गलत है, तो ए सही है भाई इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री पूर्वी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, है ना, 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी अक्षांश तक। देखो पूर्वी, ये तो मतलब पॉइंट तो सही लिखे, लेकिन पूर्वी अक्षांश नहीं होता, उत्तरी अक्षांश होता है। जो भारत है वो पृथ्वी पर देखो इस जगह पे है भाई, लगभग अगर आप इसको पृथ्वी मान के चलते हो तो भारत इस जगह पे है। अगर आप मैप में देखोगे तो ये भारत जो कहाँ पे है, पूर्व में और उत्तर के बीच में, तो उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, है ना। और अक्षांश रेखाएं आपकी कैसे खींची जाएगी, ऐसे खींची जाएगी। देशांतर रेखा तो आपकी इस तरीके से आती है, अक्षांश रेखा इस तरीके से आती है, तो कहाँ हो जाएगा ये, उत्तर पूर्व में हो जाएगा। तो 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, है ना, तो ये आपका जो है उत्तरी अक्षांश में भारत, तो ये वाला आपका जो है सही, पूर्वी अक्षांश नहीं होगा, है ना, उत्तरी अक्षांश होगा, तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, जो अक्षांशीय विस्तार है ये है भारत का। अगर हम देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी अक्षांश से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश तक, ये जो है आपका ये देशांतरीय रेखा है भाई, ये देशांतरीय विस्तार है ना, अक्षांश की जगह देशांतर हो जाएगा बस, बाकी जो है देशांतर का ये बिल्कुल एकदम सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? देखो आपको पता होगा कि जो संपत्ति का अधिकार है ये पहले जो है अनुच्छेद 31 में था, अनुच्छेद 31 में था, और अनुच्छेद 31 किस में आता है, ये भारतीय संविधान के भाग 3 में आता है, जो मूल अधिकार है, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई 1978 में, 1978 में 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ, क्योंकि भारत सरकार को जो है काम करने के लिए या फिर विकास करने के लिए दिक्कतें आ रही थी। जैसे दिक्कतें कैसे आ रही थी, संपत्ति के अधिकार में, जैसे मैंने कहा ये मेरी संपत्ति, यहाँ पे कोई खेत है और यहाँ पे सड़क जानी है, तो यहाँ पे मैं अगर मना करूंगा तो फिर सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो मूल अधिकार है। तो इसलिए सरकार ने सोचा कि हम इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा देते हैं और इसको कानूनी अधिकार बना देते हैं, क्योंकि कानूनी अधिकार का मतलब है कि आपसे कोई आपकी संपत्ति छीन नहीं सकता, लेकिन अगर सरकार को जरूरत पड़ेगी तो सरकार आपको मुआवजा देके ले सकती है आपसे, ठीक है। तो ये 44वां संवैधानिक संशोधन में इसको जो है अनुच्छेद 31 से हटाया और इसको कहाँ रख दिया, अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया, और इसको क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। और जो ये 300 का ए है, ये है भारतीय संविधान के भाग 12 में, है ना, किस में आएगा ये, भाग 12 में, तो आपका बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखो लक्षद्वीप समूह में जो है, जो एड्रोट द्वीप है, एड्रेट लिखा हो यहाँ पे, कहीं पे एड्रोट होगा लिखा, तो एड्रोट द्वीप जो है लक्षद्वीप समूह का जो है सबसे बड़ा द्वीप है ना। यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिनिकॉय एक मतलब क्या कहते हैं, द्वीप है जहाँ पे आपका जो है
भाषा भी बोली जाती है। आपने सुना होगा लक्षद्वीप समूह में महल भाषा भी बोली जाती है ना, मिनिकॉय में बहुत फेमस है। अगाती भी एक द्वीप है, ये यहाँ पे द्वीप है जहाँ पे मतलब हवाई अड्डा है ना, एकमात्र हवाई अड्डा है यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। अब देखो जरा ये वाला क्वेश्चन आके, कौन सा विकल्प सही नहीं है। जो सही नहीं है वो विकल्प ढूंढना हमने, जो सही नहीं है। देखो, सशक्त बेटी परियोजना का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना है, ये बिल्कुल एकदम सही है। हमने ढूंढना जो गलत है, जो सही नहीं है। ई दृष्टि परियोजना का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में डाटा संचालित कर निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना है, तो ये भी बिल्कुल एकदम सही है। ये दृष्टि परियोजना का उद्देश्य क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में डाटा संचालित करके जो है निर्णय लेना है, ठीक है, ये भी सही है। सशक्त बेटी और ई दृष्टि, ये दोनों के दोनों ही कह रहा है। दोनों परियोजनाओं की शुरुआत 4 जनवरी 2024 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की थी। ये 4 जनवरी 2024 नहीं बल्कि 4 जनवरी 2025 होना चाहिए था। कितना, 2025 में इसकी शुरुआत हुई थी 4 जनवरी 2025 को, तो 24 कर दिया तो यही गलत हो गया, तो सी आपका गलत हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत वाला ढूंढना था जो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। सुधारों का वर्ष जो है किसने घोषित किया है, तो रक्षा मंत्रालय ने किया है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में 2025 तक जो है बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की और 2025 में जो है बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हैं कि और भी उपलब्धियां हासिल करने का, इसीलिए जो है जो रक्षा मंत्रालय उसने 2025 में जो है सुधारों का वर्ष जो है घोषित किया है, और ये मतलब रक्षा से संबंधित है, मतलब सेनाओं से संबंधित, सेनाओं के लिए जो है इसमें बहुत बड़ी जो उपलब्धियां हासिल की है। चलो अगला क्वेश्चन है, भू सूचना के माध्यम से भूमि प्रबंधन में सटीकता व पारदर्शिता लाने के लिए, देखो ये याद रखना भाई, 18 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने किस कार्यक्रम को शुरू किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना इसका आंसर है नक्शा कार्यक्रम। ये नक्शा कार्यक्रम है जो भू सूचना के माध्यम से भूमि प्रबंधन में सटीकता लाने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए, ताकि कोई फ्रॉड ना कर सके, है ना, भूमि से संबंधित। जैसे देखा होगा आप लोगों ने देहरादून में जो है भूमि कोई बेच देता और प्लॉट जो है भूमि निकलती है किसी और की, तो ऐसे ही पारदर्शिता लाने के लिए इसको स्पेशल किया गया, कोई फ्रॉड ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 81 है, राष्ट्रपति अपनी किस क्षमादान शक्ति का प्रयोग फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखना, राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियाँ हैं, इसमें आपको एक प्रश्न मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, आपको बताना राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियाँ वो टोटल कितनी क्षमादान शक्तियाँ हैं, 5 है ना, 5 क्षमादान शक्तियाँ हैं। इनमें से एक क्षमादान, एक तो मतलब लघुकरण हो गया, एक प्रविलंबन हो गया, एक परिहार हो गया, एक क्षमा हो गया, और एक हो गया आपका इसके अलावा विराम, है ना, एक आपके पास क्या है, विराम भी है। अब इसमें आप लोग देखना, मैं सबको एक एक करके आपको बताता हूँ, फिर इसका आंसर बताएंगे। सबसे पहले अगर क्षमा की बात करें तो जिसमें राष्ट्रपति क्या होता है, किसी भी सजा को पूर्णतः माफ कर दे, पूर्णतः माफ कर दे। जैसे किसी को जो है उम्र कैद की सजा हुई है और राष्ट्रपति बोलेंगे कि इसको पूरी तरीके से माफ करते हो, सीधा घर चले जाएगा, घूम सकता है, फिर सकता है, अपने परिजनों के साथ रह सकता है, तो पूरी तरीके से माफ कर देगा। या फांसी की सजा को पूरी तरीके से माफ कर देगा, या 10 साल की सजा पूरी तरीके से माफ कर देगा, तो किसमें आता है, क्षमा में आता है। जैसे फांसी की सजा वो भी पूरी तरीके से माफ कर देगा, है ना। आपका यहाँ पे देखना कि विराम इसकी बात कर रहे थे लघुकरण की, लघुकरण में क्या होता है, सजा की प्रकृति को चेंज कर देते हैं, प्रकृति, है ना, सजा की प्रकृति को चेंज कर देते हैं। जैसे क्या है कि किसी को जो है 5 वर्ष की कठोर वर्ष की सजा थी, तो उसी को 5 वर्ष की साधारण सजा में बदल देंगे। कठोर सजा का मतलब होता है कि जैसे क्या होता है कि किसी को भी जैसे मतलब पत्थर तोड़ने का काम दे रखा है, पुल बनाने का मजदूरी जैसे काम है, और उसको चेंज करके जो है वो क्या हल्की सजा में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मतलब झाड़ू मारना, झाड़ू पोछा मारना, या फिर उसके अलावा जो है माली का काम करना, सिलाई बुनाई का काम करना, तो ये हल्की सजा होती है, साधारण हो जाती है ना। तो कठोर सजा को साधारण में बदल देंगे तो प्रकृति हो जाएगी। और अगर परिहार की बात करें, यहाँ पर सजा के समय को चेंज किया जाता है। समय को कैसे चेंज किया जाएगा जैसे आपके पास 5 वर्ष की जो है सजा किसी को सुना गई थी, तो उसको 5 वर्ष की सजा को 3 वर्ष की कर देंगे, या 1 वर्ष की सजा सुना रखी है किसी को तो उसको 6 महीने की कर देंगे, तो सजा के समय को चेंज कर देंगे, तो वो परिहार में आता है। प्रविलंबन में जैसे किसी को फांसी की सजा दे रखी है
और क्या कहते हैं वो राष्ट्रपति से क्षमा दान करना चाहता है, तो और या फिर राष्ट्रपति कहीं पे किसी दूसरे देश में या विदेश में यात्रा करने गए या छुट्टी पे गए तो क्या करेंगे, फांसी की सजा को या फिर सजा को क्या कर देंगे, कुछ समय के लिए क्या करेंगे, टाल देंगे। तो इसको क्या कहते हैं, प्रविलंबन कहते हैं, है ना। और अगर बात करें इसकी विराम की, तो विराम का मतलब होता है जैसे कोई मतलब गर्भवती महिला हो या फिर किसी के मतलब कोई चोट लग जाए या कोई क्या अस्वस्थ है, कोई बीमार हो जाए, तो उसके लिए जो है क्या है, इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसके तहत राष्ट्रपति जो है सजा को जो है रोक देते हैं लंबे टाइम के लिए, अस्थायी समय के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें आती है। यहाँ पे कह रहा राष्ट्रपति अपनी किस क्षमादान शक्ति का प्रयोग जो है फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल सकता है, मतलब फांसी की सजा थी उसको चेंज करके उम्र कैद में कर सकता है। तो इसमें तो पूरी तरीके से माफ किया जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। और इसकी बात करें तो ये परिहार है, ये आपका यहाँ पे देखना लघुकरण में सजा की प्रकृति है, इसमें तो समय है, इसमें आपकी प्रकृति है, तो इसी प्रकृति के आधार पर जो है सजा को चेंज कर सकते। पहले उम्र कैद की थी और अब किसको कर दिया, उसको सॉरी फांसी की थी और अब किसको में कन्वर्ट कर दिया, उम्र कैद में। तो लघुकरण के आधार पर तो ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत के कौन से प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री भी है, उप प्रधानमंत्री भी है, लेकिन ये प्रधानमंत्री नहीं बने। हमें ऐसे ढूंढने जो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और उप प्रधानमंत्री भी। मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी। चौधरी चरण सिंह भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मोरारजी देसाई देखो प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री दोनों रह चुके हैं, लेकिन वाई.बी. चौहान जो है भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं लेकिन प्रधानमंत्री नहीं रहे। और उसके बाद ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। भाई इसको थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रखना, है ना। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री दोनों रह चुके हैं। एच.डी. देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं लेकिन उप प्रधानमंत्री ये नहीं रहे। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बिल्कुल एकदम सही है। जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस 1857 की क्रांति के दौरान मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है, इन्होंने फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा, मौलवी अहमदुल्ला शाह को ढोल वाला मौलवी या डंका शाह के नाम से जाना जाता है। देखो ये क्या करता था, 1857 की क्रांति के दौरान जो है लोगों को जागरूक करने के लिए गले में जो एक ढोल लेके चलते थे, फिर बजाते थे ताकि लोग बाहर आए, फिर जागरूक करते थे कि हमें अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ये क्रांति करनी चाहिए ताकि अंग्रेजों को हम यहाँ से खदेड़ सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है इनका, है ना। और इनको जो है मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे, इनको ढोल वाला डंका के साथ अंग्रेजों का सबसे बड़ा 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो इसी को माना जाता, मौलवी अहमदुल्ला शाह को, है ना। इनको जो है जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने इनाम भी रखा था। ठीक है, चलो अगला देखो। यहाँ पे महारानी विक्टोरिया को 1857 की क्रांति के विद्रोह का लाइट हाउस कहा जाता है। देखो महारानी विक्टोरिया को 1857 क्रांति का लाइट हाउस नहीं कहा जाता है, बल्कि किसको कहा जाता है, मौलवी अहमदुल्ला शाह को, इनको ही कहा जाता है, मौलवी अहमदुल्ला शाह को। तो तीसरा गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, तो केवल पहला और दूसरा सही, मतलब ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था। तो जो लॉर्ड रिपन है, इनको भारत का उद्धारक किसने कहा था भाई, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, इसको जो है लेडी, याद रखना, लेडी विद द लैंप, है ना, या लैंप वाली महिला भी कहा जाता है। इन्होंने जो है ये मतलब एक बहुत बड़े परिवार में पैदा हुई थी भाई, और क्या कहते हैं अमीर घर की बेटी थी, लेकिन इन्होंने फिर भी समाज सेवा चुना और समाज की जो है सेवा में ये लग गई थी, इसलिए इनको लेडी विद द लैंप कहा जाता है। और आपको पता होगा कि जो लॉर्ड रिपन है, इनका कार्यकाल 1880 से, है ना, 1880 से लेकर 1884 तक कार्यकाल था। इस बीच में इन्होंने कई योजनाएं लाई, भारत के लिए जो है कई ऐसे काम किए जो भारतीयों के हित में थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, भारत का उद्धारक कहा जाता है। भारतीय पक्ष में 1881 की जो विधिवत जनगणना स्टार्ट की थी वो इन्होंने की थी, जो आज भी होती है। ठीक है ना, तो इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसका आंसर हो जाएगा। एशिया के कितने देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो एशिया के 8 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखो जरा वो कौन कौन से देश हैं, 8 देश, उनको जरा देख लेना अच्छे से, किसी भी देश का नाम पूछा जा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात, ताइवान, सऊदी अरब,
ओमान, भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन 8 देशों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। एशिया के 8 देश है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में भारत राज्यसभा के सभापति कौन है? तो देखो आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। तो इससे पहले तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, लेकिन वर्तमान में जो अभी 2025 में जो चुनाव हुए हैं अभी 1-2 महीने पहले, उसमें जो है CP राधाकृष्णन को भारत का उपराष्ट्रपति जो है निर्वाचित किया गया है और भारत के जो है यही क्या होंगे? राज्यसभा के सभापति होंगे। तो CP राधाकृष्णन जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से मौद्रिक नीति के प्रत्यक्ष उपकरण है? देखो मौद्रिक नीति के प्रत्यक्ष उपकरण क्या क्या होते हैं? देखो CRR और SLR। देखो यहाँ पे बैंक दर जो है प्रत्यक्ष उपकरण नहीं है, ये अप्रत्यक्ष उपकरण है ना। और SLR बैंक दर अप्रत्यक्ष उपकरण है, बैंक दर और रेपो दर दोनों अप्रत्यक्ष उपकरण है। प्रत्यक्ष उपकरण यही दोनों है, CRR और SLR। देखो CRR और SLR में क्या फर्क होता है? CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो होता है कि जो किसी भी बैंक के NDTL का जो ऐसा रेशियो जो बैंक को क्या करना पड़ता है? RBI के पास जमा रखना पड़ता है ना, उसे क्या कहते हैं? CRR। मतलब कुछ धन ऐसा होता है, कुछ परसेंट ऐसा RBI के द्वारा फिक्स किया जाता है जो मतलब RBI के पास जमा करना ही पड़ता है बैंकों को, तो उसको CRR कहते हैं। और SLR किसको कहते हैं? फ्यूचरी लिक्विडिटी रेशियो। ये ऐसा रेशियो होता है जिसको बैंक को मतलब अपने NDTL का कुछ ऐसा पैसा जो बैंक को अपने पास जमा रखना ही पड़ता है तरल रूप में। तरल रूप में जैसे सोना हुआ, आपका कैश हुआ, ऐसे पैसे है ना, जिसको मतलब वो कभी भी क्या कहते हैं? कैश में कन्वर्ट कर सकता है। तो ऐसा जो अपने पास रखा जाता है। तो ये दोनों जो है CRR और SLR दोनों के दोनों मौद्रिक नीति के क्या प्रत्यक्ष उपकरण है और बाकी जो है अप्रत्यक्ष उपकरण है, ठीक है। तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा इसका। चलो 88 क्वेश्चन है 88, यदि किसी मंत्री के विषय पर मंत्रिपरिषद विचार नहीं करता है तो राष्ट्रपति उससे विचार या उस विचार को मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए किसे कहेंगे? देखो कहने का मतलब क्या है, क्या कह रहा है कि जैसे क्या होता है? मंत्रिपरिषद होता है, जैसे आपके पास क्या है 10 मंत्री बैठे हुए, सपोज किसी भी राज्य सरकार में हो या फिर केंद्र सरकार के, जैसे 81 मंत्री बन सकते ज़्यादा। और सभी कोई मंत्री जो कोई अपना आइडिया देना चाहता है, जैसे शिक्षा मंत्री वो कहना चाह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें ये चीज़ कहना चाह रहा है, लेकिन जो मंत्री लोग हैं वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनकी बात को नहीं मान रहे और राष्ट्रपति के कानों में ये बात पहुंच जाती है, राष्ट्रपति तक ये बात पहुंच जाती है कि मंत्री लोग जो है ये अच्छी बात है, लेकिन मंत्री लोग जो है इस बात को जो है नज़रअंदाज कर रहे, इसकी बात को नहीं सुन रहे। तो राष्ट्रपति किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री को कहते हैं। और प्रधानमंत्री को कहेंगे और फिर प्रधानमंत्री जो सभी मंत्रियों को बिठा के जो है उस बात पर विचार करने के लिए कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा भाई इसका आंसर। किसको कहेंगे? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कहेंगे। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इनमें से किन राज्यों में राज्यसभा सांसदों की संख्या 1 है? देखो भाई, अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सांसदों की संख्या 1 है, दिल्ली में राज्यसभा सांसदों की संख्या 3 है, हिमाचल प्रदेश में भी राज्यसभा सांसदों की संख्या 3 है, नागालैंड में राज्यसभा सांसदों की संख्या 1 है, असम में भी राज्यसभा सांसदों की संख्या 1 है, पंजाब में राज्यसभा सांसदों की संख्या 7 है, गोवा में 1 है और सिक्किम में भी राज्यसभा सांसदों की संख्या 1 है। देखो पूर्वोत्तर राज्य, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य है, देखो यहाँ पे आप लोग देखना, मैं थोड़ा मैप में दिखाता हूँ, ये भारत के जो ये पूर्वोत्तर राज्य आपके आते हैं इस तरीके से, है ना, ऐसे करके भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य आते हैं, जैसे आपका ये हो गया आपका सिक्किम, यहाँ पे भी 1 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, नागालैंड में 1 है, मणिपुर में 1 है, मिजोरम में 1 है, त्रिपुरा में भी 1 है, मेघालय में भी 1 है ना। और यहाँ पे जो आपको ध्यान देना, इन सभी राज्यों में जो है राज्यसभा सांसदों की संख्या सब में 1-1 ही है। और बाकी गोवा में 1 है और गोवा के अलावा जो है आपका गोवा ही दिया हुआ, बाकी सब पूर्वोत्तर राज्य है ना। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, असम में भी कितनी है? 1 है यहाँ पे बीच में। तो कौन बचे आपके? एक तो बचा आपका दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में नहीं है एक, और एक आपका किस में नहीं है? पंजाब में नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 1 और इसमें भी नहीं है, तो 1 में हो गया, 4 में हो गया, फिर आपका जो है 7 में, सीधा 7 में हो जाएगा और 8 में हो जाएगा। तो ये सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है?
इनमें से कौन सा कथन सही है? अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 गांधी जी का पहला आमरण अनशन था। बिल्कुल एकदम सही है, गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था अहमदाबाद सत्याग्रह, है ना। जो अहमदाबाद के जो मतलब क्या कहते हैं मील मजदूर थे उनके लिए जो ये काम किया गया था, तो ये आपका ठीक है ना। 3/20 भाग में नील की खेती, इसको 3 कठिया कहा जाता है, व्यवस्था के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था 1917 में, गांधी का पहला सत्याग्रह था, ठीक है ना। तो ये भी आपका सही कहता, 3/20 मतलब 20 कट्टे में से 3 कट्टे जो है किसको देना पड़ता था? अंग्रेजों को टैक्स के रूप में देना पड़ता था, नील का, है ना। तो ये नील की खेती के लिए था, तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों के दोनों ही सही है। तो आर और एस दोनों क्या है? सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो भूपटल में मिलने वाले चट्टानों के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किस तत्व का है? देखो योगदान जो ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन का, लेकिन सबसे ज़्यादा जो 46.6% के आसपास जो है ऑक्सीजन का योगदान रहता है। तो ऑक्सीजन जो है भूपटल में मिलने वाली चट्टानों में सर्वाधिक योगदान जो ऑक्सीजन का रहता है, उसके बाद सिलिकॉन का रहता है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, दोनों के दोनों ही, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 92 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? इनमें से कौन सा विकल्प सही है आपको देखो बताना है। मुद्रास्फीति के दौरान वस्तुओं की पूर्ति घट जाती है। देखो मुद्रास्फीति के दौरान क्या होता है, जो वस्तुएं होती है ना, वस्तुओं की पूर्ति घट जाती है, क्योंकि मुद्रास्फीति के दौरान क्या है? महंगाई हो जाती है। महंगाई मतलब वस्तुओं की पूर्ति घट रहा, वस्तुओं की पूर्ति घट जाती है तभी तो महंगाई होती है। दूसरा, ये बिल्कुल एकदम सही है, मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाता है मार्केट में, मुद्रा का प्रवाह, क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, मार्केट में मुद्रा का फ्लो बढ़ जाता है, इसीलिए तो मुद्रास्फीति हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, वस्तुएं महंगी हो जाती है। तो ये भी एकदम सही है, मुद्रा का प्रवाह क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति के दौरान अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़ जाता है। जब मुद्रास्फीति होती है तो महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाता है, लोगों को और वस्तुएं मतलब बिकती ज़्यादा है, वस्तुएं बिकती ज़्यादा तो लोगों को क्या मिलेगा? जैसे दुकानें में जहाँ पे कोई एक आदमी काम करता था वहाँ पे 2-3 आदमी लगाने पड़ेंगे, तो ज़्यादा रोजगार मिलेगा लोगों को, है ना। तो मुद्रास्फीति के दौरान रोजगार ज़्यादा मिलते हैं, तो सारे के सारे क्या है? सही है, तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना कपड़ा मजदूर संघ, ये देखो ये आपका ATLA है ना, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। ये भारत का सबसे पुराना कपड़ा मजदूर संघ है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी भाई अनुसुईया बहन साराभाई और महात्मा गांधी ने, तो इन दोनों ने की थी। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बाद में आपको ध्यान देना 1972 में इसी की एक दूसरी शाखा खुली थी, जिसको क्या बोलते हैं? हिंदी में ऐसे करके सेवा बोल सकते हो, इंग्लिश में इसको ऐसे आप जो है ऐसे सेवा लिख सकते हो, है ना। इसकी जो फुल फॉर्म है सेवा की मैं आपको बता देता हूँ, है ना, सेल्फ एम्प्लॉय वुमेन एसोसिएशन। सेल्फ एम्प्लॉय वुमेन एसोसिएशन, जो सेल्फ एम्प्लॉय वुमेन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और ये महिला मजदूरों से संबंधित है ना। ये तो क्या कहते हैं, जो आपका क्या था, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है, ये मतलब मजदूरों, जितने भी मजदूर थे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सारे मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था, है ना, इनकी सुरक्षा से संबंधित था। और जो सेवा है ये 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, केवल महिला जो मजदूर है, महिला जो मतलब श्रमिक है, उनके हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था, महिलाओं से संबंधित है केवल, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, इसको पूछता है पेपर में। चलो अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग किससे संबंधित था? देखो 1882 के जो शिक्षा सुधार है उससे संबंधित तो हंटर आयोग था ही था, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भी बाद में एक हंटर आयोग बनाया गया था। तो ये दोनों के दोनों ही बिल्कुल सही है कि जो हंटर आयोग है वो शिक्षा सुधार 1882 के शिक्षा सुधारों से संबंधित भी था और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से भी की जांच से भी ये संबंधित था। तो ए और बी क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों इसके सही हो जाएंगे भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अंतरिक्ष में डॉकिंग क्या है? देखो अंतरिक्ष में डॉकिंग क्या होता है कि जब क्या होते हैं कि दो जो जैसे मतलब यहाँ से अंतरिक्ष में किसी उपग्रह को भेजते हैं, तो अंतरिक्ष में क्या होता है कि एक उपग्रह जो है दूसरे उपग्रह से जुड़ता है, जैसे आदमी उतरेगा तो फिर दूसरे उपग्रह में जाके जो है जहाँ पे जाना चाहता है वो अंतरिक्ष में घूमेगा फिर, है ना। तो जब दो उपग्रह जहाँ पे मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? अंतरिक्ष में डॉकिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो अंतरिक्ष में दो उपग्रहों का अलग होना नहीं, अंतरिक्ष में दो उपग्रहों का जुड़ना क्या कहलाता है? डॉकिंग कहलाता है। तो सी आंसर है। और अंतरिक्ष में दो उपग्रहों का अलग होना क्या कहलाता है? इसको कहते हैं अनडॉकिंग, है ना। क्या कहते हैं? अनडॉकिंग। अनडॉकिंग क्या होता है? दो उपग्रहों का अलग होना, और डॉकिंग कहलाता है दो उपग्रहों का आपस में मिलना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पर्वतों का उसके
प्रकार से सही मिलान कीजिए। देखो भाई यहाँ पे देखना मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत क्या होता है कि जब मतलब दो चट्टानें जो है आपस में मतलब प्लेटें आपस में मिलती है, मतलब आपस में आती है, तो बीच का जो भाग होता है वो या तो ऊपर उठ जाएगा और उसमें ऐसे करके मोड़ पड़ जाते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं मोड़दार पर्वत बोलता है। इन्हीं को क्या बोलते हैं बलीत पर्वत भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हिमालय पर्वत है हमारा मोड़दार पर्वतों का उदाहरण है और ये दुनिया के क्या होता है सबसे नवीनतम पर्वत होता है, नवीनतम पर्वत है ना, दुनिया के सबसे नवीनतम मतलब नए पर्वत होते हैं। और हिमालय पर्वत में ही देखना आपका क्या होता है शिवालिक श्रेणियां है ना, शिवालिक श्रेणियां जो है हिमालय की, जैसे भारत में ये क्या कहते हैं सबसे नई पर्वत श्रेणियां मतलब हिमालय में। अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि दुनिया में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणियां कौन सी है, तो हिमालय की पर्वत श्रेणियां सबसे नवीनतम है। लेकिन हिमालय में भी पूछेगा कि कौन सी सबसे नवीनतम है, तो आपको ध्यान रखना जो शिवालिक श्रेणियां है सबसे नवीनतम है, ठीक है। दूसरा है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत मतलब यहाँ पे ब्लॉक पर्वत वो होता है कि जिनमें क्या होता है कि जैसे दरारें पड़ जाती है, भ्रंश आ जाते हैं, दरारें पड़ जाती है ना, ऐसे करके जैसे कोई चट्टान थी, चट्टान में यहाँ पर दरारें पड़ गई, तो एक भाग जो ये समझ लो आप लोग कि ये वाला भाग भी नीचे आ गया, ये वाला भाग भी नीचे आ गया और ये वाला भाग क्या हो जाता है ऊपर उठ जाता है। तो मतलब क्या है कि इसमें खींचाव कर, इसमें तो जो मोड़दार पर्वत है इसमें तो एक दूसरे के तरफ को चट्टानें आ जाती है, प्लेटें आ जाती है, और इसमें खींचाव के कारण जो इसमें दरारें आ जाती है, तो एक इधर का भाग भी नीचे धंस गया, इधर का भाग भी नीचे धंस गया, बीच वाला ऊपर उठ गया, तो यहाँ पे क्या बन जाता है ऐसे करके पर्वत बन जाता है। तो इसी पर्वत को क्या कहा जाता है ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। तो भारत में जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ये ब्लॉक पर्वत का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत क्या है कि जैसे कहीं पे जो है ये स्थान था, यहाँ पे ज्वालामुखी फटता है, तो ज्वालामुखी लावा से एक जगह जो है इकट्ठा होते जाएगा ज्वालामुखी लावा, तो यहाँ पे जो पर्वत बनेगा इस तरीके से इसको ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। फ्यूजियामा पर्वत जो बहुत इंपॉर्टेंट है जापान का, ये ज्वालामुखी पर्वत का सबसे बड़ा उदाहरण है और ये कहाँ पे है आपका जापान में, कहाँ पे है जापान में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना आप लोग। अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं कि जैसे मतलब आपके क्या थे ब्लॉक पर्वत है या मोड़दार पर्वत है ना, इन पर्वतों में क्या होता है कि धीरे धीरे क्या है ये टूटने लगते हैं और बिल्कुल एकदम कम हो जाते हैं और छोटे भी हो जाते हैं। मतलब एक शेष, अवशिष्ट का मतलब एक शेष बच गया, ये शेष बचा हुआ भाग ही क्या होता है, छोटे छोटे पर्वत होते हैं, इनको अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। और ये सबसे पुराने पर्वत होते हैं। भारत में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये अवशिष्ट पर्वत है और यही अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं दुनिया के क्या होते हैं सबसे पुराने पर्वत होते हैं। सबसे पुराने पर्वत कौन सा होता है अवशिष्ट पर्वत है ना, तो अरावली सबसे पुराने पर्वत श्रृंखला है भारत की, ठीक है। तो ये अवशिष्ट पर्वत हो गए। तो क्या हो गया पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला, तो मतलब बी इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इनमें से किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म देखने को मिलते हैं। देखो जैसे चट्टानें होती है भाई, तो चट्टानों में क्या होता है जैसे आग्नेय चट्टानें क्या है कि जब ज्वालामुखी फटते हैं तो ज्वालामुखी लावा जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उससे जो चट्टानें बनती है वो आग्नेय चट्टान बोलते हैं जी, ये आग्नेय चट्टान होगी। अवसादी चट्टान क्या होती है कि जब मतलब जैसे आग्नेय चट्टान है या रूपांतरित चट्टान है तो एक जगह से दूसरी जगह जब उसके मिट्टी के कण या धूल के कण बारिश के कारण या मतलब उसके कारण जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे आपके पास ये कोई चट्टान थी, ये यहाँ पे सड़ गई, टूट गई, तो एक जगह से दूसरी जगह अवक्षेपित हो गई, अवक्षेपित होकर जो है यहाँ पे पहुँच गई और यहाँ पे धीरे धीरे चट्टान बन गई। फिर इसके ऊपर जो कुछ मलबा पड़ा कुछ भी, तो फिर धीरे धीरे फिर दूसरी जगह से आ गई या फिर इधर से भी उड़ के आ गया, फिर ऐसे करके बनते जाएगी तो यहाँ पर नई चट्टानें बन जाएगी। इन्हीं चट्टानों को क्या कहते हैं अवसादी चट्टान कहते हैं। रूपांतरित चट्टानें क्या होती है कि जब अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टानों का रूप जो है बहुत लंबे टाइम के बाद चेंज होते जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। लेकिन अवसादी चट्टानें जो एक जगह से दूसरी जगह जो जाता है आपके कण, चट्टानों के कण, धूल मिट्टी के कण उसी से बनती है, लेकिन इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसके बीच में कोई पशु मर गया, कोई आपके इसके बीच में जो है कोई इंसान की डेड बॉडी हो गई, कोई पेड़ पौधे गिर गया, फिर दूसरी उसके ऊपर दूसरी परत जम गई, तो इसको क्या कहता है अवसादी चट्टान कहते हैं। तो इन्हीं के बीच में जब क्या कहते हैं अवशेष आ जाते हैं तो इसी को क्या कहते हैं जीवाश्म कहते हैं। तो अवसादी चट्टानों में जो है आपको जीवाश्म देखने को मिलेंगे, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जारी करता है तो करता है थोक मूल्य सूचकांक, है ना, किसके आधार पर करता है WPI के आधार पर करता है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स। और CPI क्या बोलेंगे, है ना, CPI क्या होता है कस्टमर प्राइस इंडेक्स। अब यहाँ पे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है ना, तो इसके आधार पर करता है। इसमें भी अगर आप लोग ध्यान देना तो इसका अगर पूरा देखोगे तो WPI है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स
डब्ल्यू, है ना। IW का मतलब होता है इंडस्ट्रियल वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार पर जारी करता है ना, तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर करता है, लेकिन थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर भी उसके अंदर भी क्या है, इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार पर जो है, जो भारत सरकार होती है अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते जारी करते, तो ए इसका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो ओलंपिक में जो भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था वो किसने जीता था भाई, वो जीता था अभिनव बिंद्रा ने, अभिनव बिंद्रा। आपको पता होगा अभिनव बिंद्रा जो निशानेबाज थे, और अभिनव निशानेबाज हैं, और इन्होंने 2008 में जो क्या हुए थे, बीजिंग ओलंपिक, बीजिंग में हुए थे, है ना, क्या हुए थे, बीजिंग ओलंपिक, है ना। इससे पहले जो है बहुत सारे भारतीयों ने पदक जीते हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जो है पहली बार अभिनव बिंद्रा ने जीता था, स्वर्ण पदक, वो भी बीजिंग ओलंपिक में। तो यहाँ पे अभिनव बिंद्रा का कोई नाम नहीं दिया, तो इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्रिकेट महिला विश्व कप 2025 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच चुना गया, मैन ऑफ द सीरीज चुना गया, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को चुना गया। जो दीप्ति शर्मा है, इन्होंने भाई 3 तो आपके क्या मारे हैं, अर्धशतक मारे हैं, क्या मारे हैं, अर्धशतक, कितने, 3, है ना। और 9 मैचों में इन्होंने क्या लिए हैं, 22 विकेट भी लिए हैं, 22 विकेट भी लिए हैं, तो इसलिए इनको क्या चुना गया है, मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है, जिसको मैन ऑफ द सीरीज या फिर आप क्या बोल सकते हो, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जो है इन्हें दिया गया है, दीप्ति शर्मा को। ये भारत इंडियन क्रिकेट के, आपको पता है भारत ने महिला वर्ल्ड कप जीता है इस बार 2025 का, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अगले हफ्ते की जो सैटरडे का पेपर, वो भी ऐसे ही आपको जो है हर सब्जेक्ट का 1-1, 2-2 दिन के बाद आपको दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।